हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है मॉडल सेट जारी कर दिया गया क्लास 11th के लिए टर्म 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का मॉडल सेट जो है 1 टर्म 2 का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत सॉरी, जो यहाँ पे मॉडल सेट है वो रात को ही यहाँ पे बेसिकली कल ही आ चुका है, लेकिन मैंने इस चीज़ को थोड़ा लेट कर दिया आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ही यहाँ पे जो है मटेरियल में जुगाड़ कर रहा था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों के लिए PDF तैयार कर लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसमें थोड़ा मेहनत लग गया, इसके कारण आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है वीडियो थोड़ा लेट से आया। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ पे बना लिए हम आप लोगों के लिए मटेरियल। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अब जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। ठीक है, यहाँ पे जो है मॉडल सेट आपका जो है 3 मॉडल सेट जारी किया जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो सभी का जो हम लोग सॉल्यूशन इसी तरीके से करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे थोड़ा टाइम मुझे दीजिए, इसको मैं अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए इन सभी PDF को बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है। मैं चाहता तो इस चीज़ को मैं उस तरह से भी डायरेक्टली आता और यहाँ पे बता के आप लोगों को चला जाता, लेकिन उस तरीके से क्या होता है कि आप लोगों के पास मटेरियल नहीं हो पाता है, तो इस तरीके में आप बाद में जो है रिवीजन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इस बार आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मटेरियल पहले ही तैयार कर दिया ताकि आप आसानी से उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो बस यहाँ पर ज़्यादा हम लोग टाइम इस चीज़ को नहीं देते हैं, तो बस आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको शेयर ज़रूर करना है, इसको लाइक किए। इसमें जो है टारगेट मेरा 1000 कम से कम लाइक इसमें इस वीडियो में होना चाहिए। आप लोग किसी तरीके से आप लोगों को करवाना है, अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगे तो। ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिए और वीडियो को छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कहीं भी अगर अच्छा लगे तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हो। बस इस चीज़ को यहाँ पे अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जैक बोर्ड, ये जो 2021-22 का जो टर्म 2 का एग्जामिनेशन है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका पता है कि केमिस्ट्री है, साइंस में बेसिकली आता है, क्लास 11th का है। फुल मार्क्स यहाँ पे जो आपका 35 है और समय यहाँ पे आपको जो 1.5 घंटा मिलने वाला है। तो आज हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं सेट 1। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जो है इसको सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको देखिए जनरल चीज़ है, फर्स्ट यहाँ पे लेक्चर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो यहाँ पे बताया गया है कि देख सकते हैं परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। अपने शब्द में उत्तर देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बस इस चीज़ को कॉन्सेप्ट समझ के अपने तरीके से अगर एग्जामिनेशन में लिख देते हो तो आपका मार्क्स जो है आसानी से अच्छे तरीके से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, मतलब कुल 19 क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछा गया इसमें, इस जो यहाँ पे सेट में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 जो कि अति लघु उत्तरीय मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पे इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जो कि 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे कैरी करता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आपको 14 तक है, वो इसमें यहाँ पे आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप है जो कि कैरी करता है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक है वो लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाता है, जिसमें आपको थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा। ये आपका जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ओवरऑल ये चीज़ आप लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम लोग जो है मेन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए सारा मटेरियल तैयार भी कर दिया और अच्छे तरीके से हम लोग जो है सारा ड्रिल में यहाँ पे करेंगे और आपको इसका मटेरियल भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11 टर्म 2 केमिस्ट्री मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं जो कि 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछा गया था और इस पर मैंने जो है यहाँ पे लेविस-स्टोट जो आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उस पर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड किया था कुछ दिन पहले। तो आप लोग चाहे तो उस चीज़ को भी जाके देख सकते हो, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बताया जो कि इस मॉडल सेट से भी मिलता जुलता, तो इसलिए मैंने वहाँ पर भी कहा था कि उसको आप लोग कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर और जितना भी क्वेश्चन वहाँ पे मैंने लिया था सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिया था, ताकि आपका किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ है और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हो, ऊपर चाहे तो आई बटन में भी मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल पर जाके देख लीजिए, यही 2-4 दिन पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ज़्यादा हम लोग टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल। CO मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे बोला गया था बनाने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए बेसिकली बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देखें अगर CO मॉलिक्यूल में, तो CO मॉलिक्यूल में आपको 2 एलिमेंट देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा मिल रहा है? फर्स्ट तो आपका कार्बन देखने को मिल रहा है, सेकंड आपका ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है बेसिकली, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक जो हम लोग विन्यास बेसिकली बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोल सकते हैं, तो उसको जब हम लोग करते हैं तो 2,4 बेसिकली होता है, जिसको हम 1s2 2s2 2p2 करके इस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता होगा। तो यहाँ से एक क्या चीज़ देखने को मिला, यहाँ से मिल रहा है कि आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबसे जो बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 4 है। वहीं पर ऑक्सीजन की बात किया तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका जो है 6 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए जब भी आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाए। थोड़ा स्पीड हो रहा है तो इस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा स्लो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे वही लिखे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन इक्वल टू 4, ऑक्सीजन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे जो CO मॉलिक्यूल का हम लोगों को लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, कार्बन को कुछ इस तरीके से दिखाया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर भी, इधर भी, इधर भी, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है वैलेंस में, तो चारों इसके माथा पर यहाँ पे दिखा दिए चारों तरफ से। ऑक्सीजन को कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्रॉस से दिखाया, क्योंकि एक को हम लोगों ने डॉट से दिखाया तो एक को हम लोग क्रॉस से देखिए, इसको बेसिकली डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कुछ इस तरीके से इसमें आपका जो है 6 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों को क्या है कि अगर फर्स्ट तो यहाँ पे अगर आप बनाते हैं इस चीज़ को, तो अगर आप दो यहाँ पे बेसिकली अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाते हैं, इसको भी यहाँ पे लगाते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर जो है बहुत गलत हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, वहाँ पे गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमेशा आपको क्या रखना है याद, कि जब भी CO मॉलिक्यूल का आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर दे दे, तो वहाँ पर आपको एक तो बात याद रखना है कि एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका वहाँ पर होगा ही होगा। क्यों होगा? अगर आप लोग देख सकते हो, अगर कार्बन के पास यहाँ पे 2 और 4 इसके पास अगर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसको क्या होता है, हमेशा जो है ऑक्टेट उसको चाहिए, ठीक है। उसका स्टेबिलिटी ऑक्टेट ही जो है कंप्लीट कर सकता है। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 और चाहिए, बेसिकली 4 नहीं चाहिए, 2 4, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 4 ही चाहिए, ठीक है। 4 यहाँ पे चाहिए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका जो है वैलेंस वो कम्प्लीटली हो जाएगा फुलफिल, जो कि ऑक्टेट 8 में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो देखेंगे कार्बन का ऑलरेडी उसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 3 भी इलेक्ट्रॉन अगर ये इधर शेयर कर लेता है, इधर नहीं रहता है, तो भी इसका जो है कम्प्लीटली नहीं होता। तो इसलिए ओवरऑल यहाँ पे जब क्या होगा कि कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और बोलेगा कि आप ऑक्सीजन को बोलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन आप भी शेयर कीजिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इसका काम नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है। तो क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को बोलता है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फिर से यहाँ पे दीजिए, तो जिसके कारण यहाँ पे इसके पास जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है कुछ इस तरीके से। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं इसका तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन इसका किस वजह से हुआ? जब ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया तब हुआ, जिसके कारण इसके पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक चीज़ तो आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब कोई भी अगर मॉलिक्यूल या फिर जो भी एलिमेंट आपका है वो अगर अपना सारा इलेक्ट्रॉन, सारा कहने का मतलब जिस तरीके से यहाँ पे अपना 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दिया है, तो उस तरीके से अगर अपना इलेक्ट्रॉन जो है बिना किसी शेयरिंग के अगर वो पूरा का पूरा दे दे, तो उसमें वहाँ पे हमारा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़्यादा हम लोग जो है लेंदी नहीं करते हैं, बस एक स्ट्रक्चर है, तो आप इस तरीके से इस चीज़ को बना सकते हो। तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में, देखिए सारा चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसलिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है, इस सब तो आपका जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ ऑलवेज, जो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है, जो एनर्जी चेंज होता है, तो क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट वहाँ पर रिलीज होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। एंडोथर्मिक में आपका जो है हीट आपका क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे कह सकते हैं हम लोग उस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जो है जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तब उसका जो
इंथैल्पी चेंज होता है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू में होता है। ठीक है, क्या होता है, हमेशा नेगेटिव वैल्यू में होता है। तो ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये आप अगर इस चीज़ को एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर दो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें भी पूछा गया कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ग्रुप 13 एलिमेंट का जो है आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप 13 हमारा किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। और जैसा कि आपको पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 NP1 से लेकर 6 तक होता है। और जैसा कि ग्रुप 13 आपका जो है उसमें आप देख सकते हैं 13 ग्रुप में आ रहा है, तो जिसके कारण यहाँ से क्या होगा, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा NS2 NP3। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगला यहाँ पे बोला है कि कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर HCl। pH बोला है जब यहाँ पे 0.1 मोलर HCl दे दे। तो आपको तो एक चीज़ पता है कि HCl को जब हम लोग वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो यह किस चीज़ में चेंज होता है, H+ और Cl- में। और जैसा कि आपको पता है कि pH का फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे लिख भी दिए कि एज वी नो pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। ये चीज़ तो आपको पता है, pH का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे HCl का जो यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से दिया है, तो वही हमने लॉग, इसको हम लोग 0.1 को अगर पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 आए। अब इसी को हम लोग 10 का पावर -1 भी लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो इसी तरीके से लॉग यहाँ पे माइनस लॉग 10 का पावर -1 जब किए तो इसका वैल्यू ओवरऑल आपका जो है कैलकुलेट करके 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉग अगर कैलकुलेट करना आता है तो आप आसानी से इस चीज़ को कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। कैसे आया इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते, अगर कोई पूछे कि यहाँ पे लॉग 10 का पावर -1 का वैल्यू 1 कैसे आया, तो आपको एक फॉर्मूला पता है log x का पावर n, तो उसका आपको पता है क्या है, n log x। ठीक है, तो ये जो n है वो माइनस तो यहाँ पहले से ही है और -1 फिर से आ गया और यहाँ पे log 10 है। और जैसा कि आपको पता है कि log ये तो आपका 1 हो जाएगा, इंटू log 10 का भी वैल्यू आपका 1 होता है, तो जिसके कारण इसका वैल्यू 1 हुआ। तो जो लोग नहीं जानते हैं लोग, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका जो है 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक अभी ही कर दें और इस चीज़ को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा है कि डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टर्म में आपको जो है ऑक्सीडेशन जो है डिफाइन करना है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपका डेफिनेशन जो आपने पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यही था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कि वह प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी एटम के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा, तो उसी को हम लोग जो है ऑक्सीडेशन कहते हैं। बहुत ईजी सा यहाँ पे, जिसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे सोडियम है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज करके Na+ करके बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं, और ऑक्सीडेशन किस तरीके से, हेयर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज देख सकते हैं, पहले न्यूट्रल था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिससे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 0 चार्ज था, यहाँ पे प्लस आ गया तो +1 आ गया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन हुआ। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि MnO4 2- जो कि एक ग्रुप ऑफ एटम है, तो इसने भी क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो कुछ इस तरीके से MnO4- हुआ। तो यहाँ पे MnO4- का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बेसिकली MnO4 2- का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, जो कि यहाँ पे क्या है, हेयर डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देख सकते हैं 2- चार्ज था, इसमें 1-, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन में यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो है बेसिकली डिक्रीज होता है और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ये बेसिकली आपका किस पर था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर बेस्ड था। ठीक है, यही चीज़ आपका पूछा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा है कि राइट द IPAC नेम ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। IPAC नेमिंग पूछा है, तो एक IPAC नेमिंग बेसिकली यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या हुआ था, कुछ इस तरीके से अल्कीन का बेसिकली दिया गया। तो इसको सबसे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है, यहाँ पे आप लोग देखें तो डबल बॉन्ड, ये तो हमारा कुछ इस तरीके से अल्कीन ही आ रहा है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हम लोग चुनते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर इधर से हम लोग चुनते हैं तो इधर से अल्कीन हमारा जो है छूट जा रहा है, तो जिसके कारण हम लोग लॉन्गेस्ट चेन इधर से चुनेंगे। तो अगर 1 2 3 4 अगर देखते तो इधर अगर ये चीज़ अगर चुनते हैं तो इसमें हमारा 4 ही कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने इस कार्बन के चेन को चुना तो इसमें हमारा जो है
5 कार्बन आ गया, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को चुनना है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा 5 आ गया। तो इसमें क्या हुआ है कि एल्किन हमारा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और तीसरे पोजीशन पे यहाँ पे जो है वो मिथाइल ग्रुप आपका एज अ ब्रांच चेन के रूप में यहाँ पे देखने को मिल गया। तो जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया, सबसे पहले ब्रांच को हम लोग लिखते हैं तो 3 मिथाइल पेंट 1 इन, या फिर इसको पेंटिन भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको नेमिंग करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस आइसोमर फॉर ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन के लिए यहाँ पे इसका जो सिस आइसोमर है उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता। तो जैसा कि आपको पता है कि जब सेम साइड में अगर एक ही आइडेंटिकल यहाँ पे जो ग्रुप अगर आता है तो उसको हम लोग सिस कहते हैं, लेकिन यही अगर CH3 यहाँ पे आ जाता और ये CH3 ना हो के यहाँ पे H आता, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता, ट्रांस हो जाता। ठीक है, ये हमारा ट्रांस हो जाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों CH3 एक साइड है, इसके कारण और इधर हाइड्रोजन भी, दोनों तरफ एक ही जैसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं, जिसके कारण यही हमारा सिस ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको पता है। देखिए सारा चीज़ आपने पढ़ा है, बस इसको मैं कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। देखिए मॉडल सेट आपका क्यों जारी किया गया, ताकि आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझे और आप जो भी पढ़ें उसको एक बार रिवाइज आपका हो जाए किस तरीके के, ताकि आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या ना कर पा रहे हैं, इसी चीज़ को जांचने के लिए किया जाता है ना। और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो है एग्जामिनेशन में मिलने वाला, तो इसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट करके रखिएगा। जितना भी तीनों मॉडल सेट है उसको कंप्लीट कीजिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराए हैं उस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। देखिए उसमें केमिकल बॉन्डिंग करा दिए हैं, आपका जो है इक्विलिब्रियम मैंने करा दिया है, उन सभी से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। फिर मैंने हाइड्रोकार्बन का आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया, तो चैनल पे आप लोग जाइए, वहाँ पे जाके देखिए। और ये जो मॉडल सेट अभी सॉल्व हो रहा है, इन सभी को भी आपको जो है इसका PDF भी जो है प्रोवाइड कराने का कोशिश हम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। लिंक जो है आपको मिल जाएगा, लास्ट में बता देंगे वीडियो के अंत में, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 7th नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए यार बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगा, रात भर जगे हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो चाहते तो कल भी बना सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, पहले इस चीज़ का अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए जो है बना लिए मटेरियल। इस बनाने से फ़ायदा ये चीज़ हो गया कि अगर आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर देंगे तो इससे आपका बेनिफिट होगा कि आप जो है एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले भी इस चीज़ को आसानी से जो PDF को रीड कर लोगे। ठीक है, बताने का तो वैसे ही बता, देखिए वीडियो देखना बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप कितना वीडियो देखोगे बार बार, है ना। इसीलिए मैंने इस चीज़ को करने की कोशिश की। तो यार अप्रिशिएट करो आप लोग, ठीक है, सपोर्ट करो अगर इस चीज़ को करते। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है सेक्शन B की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेक्शन A हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिए इतना जल्दी ही हमने सेक्शन A, तो ये जो यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, सेक्शन A। अब यहाँ पे सेक्शन B हम लोग आते हैं। तो सेक्शन B में हमारा जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन अब आ चुके हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं फर्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो पूछा गया कि डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। डेल्टा H को हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं, और U को इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अगर कोई नहीं जानते हैं तो H को हम लोग इंथैल्पी कहते हैं, और U को देखिए मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं लिख दिया है, इस चीज़ को आप लोग दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे U को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको डिराइव करेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, तो इस चीज़ को आप लोगों को कर लेना है। 3 मार्क्स में ये चीज़ आने ही वाला है, समझ लो एक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो है ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस चीज़ को आसानी से कर लोगे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ हमने लिखा है कि लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन A to B। ए से B कोई रिएक्शन जा रहा है जिसमें A आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, B आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ बेसिकली रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखें कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो HA है वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स है, HB इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है। अगर इसका चेंज इन इंथैल्पी देखें तो चेंज को हमेशा किस चीज़ से करते हैं, डेल्टा से करते हैं। तो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कोई भी चीज़ में चेंज कब होता है, फाइनल में जब हम लोग इनिशियल को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब उस चीज़ को घटाते हैं, तभी हमारा जो होता है यहाँ पे क्या होता है, चेंज आता है यहाँ पे। तो वही चीज़ चेंज इन इंथैल्पी अगर यहाँ पे किया जाए तो डेल्टा H इक्वल टू हम लोग लिखेंगे HB माइनस HA, जो मतलब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जैसा कि पहले जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट H इक्वल टू U प्लस PB होता है, यह आपने रिलेशन पढ़ा है। अब क्या होता है कि इसी को देखते हुए अगर इस जगह पे हम लोग देखें, ठीक है, तो HB के जगह पे बेसिकली अगर सबसे पहले अगर HA के लिए लगाएं तो HA के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इस पर अगर लगाएंगे इस चीज़ को HA को,
तो एच ए बराबर हो जाएगा, जहाँ जहाँ हमारा यू है उसके जगह पे ए आ जाएगा, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए आ जाएगा। तो एच ए बराबर हो जाएगा यू ए प्लस पी भी ए एंड एच बी इक्वल टू यू बी प्लस पी भी बी। ये चीज़ आ गया। देखिए रिलेशन याद रखिए, आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें अभी दिमाग लगाना नहीं है, आप बस इस चीज़ को करिए, एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे तरीके से आपका काम हो जाएगा। इसलिए अगर डेल्टा एच अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यू बी, एच बी के लिए यहाँ पे है कि नहीं, इस पे अब जो यहाँ पे एच ए के लिए वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारा क्या था डेल्टा एच में हमारा वैल्यू क्या कह रहा था, एच बी का ज़रूरत था, एच ए का ज़रूरत था। तो हमने क्या किया, इस रिलेशन से यहाँ पे जो है हम लोगों ने एच ए का भी निकाल लिया और एच बी का निकाल लिया। तो अब जो है इसी एच ए एच बी को जब हम लोग डेल्टा एच में यहाँ पे पुट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा, एच बी के लिए हमने यहाँ पे यूज किया यू बी प्लस पी भी बी, तो यू बी प्लस पी भी बी, माइनस का यहाँ पे माइनस लगा दिए, और एच ए के लिए हम लोग यू ए प्लस पी भी ए किए, तो यू ए प्लस पी भी यहाँ पे कर दिए। अब इसी चीज़ को यहाँ पे आगे फर्दर करें तो डेल्टा एच इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, यू बी और यू ए, ठीक है, यू बी माइनस यू ए यहाँ पे इधर हम लोग एक तरफ ले लिए, और यहाँ से भी जो यहाँ पे देख सकते हैं भी ए प्लस जो यहाँ पे भी बी था उसमें से पी दोनों में कॉमन आ रहा था, तो पी हम लोगों ने यहाँ पे इसको कॉमन लेकर कुछ इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका यू बी माइनस यू ए था, जिस तरीके से एच बी माइनस एच ए हम लोग डेल्टा एच लिखे थे, तो उसी तरीके से यू बी माइनस यू ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू हम लोगों ने लिख दिया डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी। अब इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया, जहाँ पे क्या है कि डेल्टा यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज हो रहा है ये चीज़ है। देखिए इस चीज़ को हम लोग लंबा क्यों करें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, आपको यहाँ से मार्क्स मिलने वाला है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आगे अगला स्टेप यहाँ पे याद रखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि क्योंकि इसको देखिए समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आसानी से लिख लोगे, एग्जामिनेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले हम लोगों ने एक रिएक्शन मान लिया, फिर वहाँ पे एच ए इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट मान लिया, एच बी यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया, चेंज इन इंथैल्पी हम लोगों ने किया, तो कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक रिलेशन जाना था कुछ इस तरीके से, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब यहाँ पे एच ए के लिए हमने इस चीज़ को यहाँ से कर लिया, और इस डेल एच का वैल्यू यहाँ से कुछ इस तरीके से एच ए एच बी का पुट करके कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन 1 यहाँ पे बना लिया, जो कि डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल भी हो गया इक्वेशन 1, जहाँ पे डेल यू आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल भी आपका चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, ये चीज़ आ गया। अब अगला स्टेप में यहाँ पे क्या होता है कि अगला स्टेप में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आपको जैसा कि पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आपने गैसेज स्टेट में पढ़ा होगा टर्म 1 में, तो आपका ये चीज़ था बेसिकली, है नहीं। तो इस चीज़ को यहाँ पे करें तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारा जो होता है वो पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट करेंगे और टेम्परेचर को यहाँ पे कांस्टेंट करेंगे, तो यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए हमारा क्या आ जाएगा कि पी वी ए इक्वल टू एन ए आर टी, और प्रोडक्ट के लिए आ जाएगा पी वी बी एन बी आर टी। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 मान लिया, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 मान लिया, ये चीज़ हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऑन सब्सट्रेटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से 3 को यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा रिलेशन आ गया। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखिए इक्वेशन 2 को देखिए, पी वी ए एन ए आर टी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका रिलेशन आ गया, पी कॉमन यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा यहाँ पे मैंने आगे कर दिया, जैसे कि अगर बात किया जाए इस इक्वेशन 2 में, तो इसमें पी वी ए है बराबर एन ए आर टी है, और इसमें पी वी बी एन ए आर टी। अगर इसमें इसको हम लोग यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इसमें पी वी बी माइनस अगर पी वी ए करें, देखिए कुछ इस तरीके से, ये सब मैथमेटिकल चीज़ आप आसानी से कर सकते हो, पी वी बी माइनस पी वी ए, तो इसमें क्या हो रहा है, पी और पी कॉमन आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने पी यहाँ पे बाहर ले लिया, और कुछ इस तरीके से पी भी और बी, और यहाँ पे भी ए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहीं पे जो यहाँ पे एन बी आर टी और माइनस यहाँ पे जब एन ए आर टी करेंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, आपका आर टी कॉमन आ रहा है, तो हमने इस चीज़ को इसी तरीके से रख दिया, यहाँ पे कॉमन नहीं लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे पी रख दिया, और भी बी माइनस बी, फिर वहाँ पे इनिशियल और फाइनल और इनिशियल वाला टर्म आ रहा, तो यहाँ पे डेल्टा का साइन लग जाएगा, तो पी डेल्टा भी आ जाएगा। और कुछ इस तरीके से एन बी आर टी और एन ए आर टी, आपका डेल्टा एन चेंज आएगा, और यहाँ पे आपका आर टी आ जाएगा। ठीक है, कैसे, इसको भी अगर आप लोग देखना चाहें तो वही चीज़ मैंने बताया कि एन बी आर टी यहाँ पे अगर लिखें और माइनस एन ए आर टी अगर यहाँ पे लिखें, तो इसमें से हमारा आर टी कॉमन चल जाएगा, तो एन बी
माइनस Na आ जाएगा, और यही चीज़ हम लोगों ने Nb माइनस ले इसको डेल्टा N लिख सकते हैं और इधर से RT लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से आया है, और यहाँ पे डेल्टा Ng लगा दिया जो कि यहाँ पे गैसियस के लिए रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के लिए मिल रहा है। तो वही हमने डेल्टा Ng जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड गैसियस प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ होता है। ठीक है, अब क्या किया, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 4 मान लिया। अब जो यहाँ पे हम लोग को काम करना है कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी डेल्टा भी, जो ये पी डेल्टा भी का वैल्यू डेल्टा Ng RT आया, इसको हम लोग इक्वेशन 4 यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 से इक्वेशन 1 में सीधा देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U पी डेल्टा भी। तो अभी हम लोगों ने पी डेल्टा भी का यहाँ पे क्या चीज़ निकाले, वैल्यू निकाल लिया। क्या निकाला, डेल्टा Ng RT। तो वही चीज़ इक्वेशन 4 से हम लोग इक्वेशन 1 में बैठा देंगे। तो कुछ इस तरीके से जब हम लोग बैठाएंगे तो हमारा यहाँ पे अब जो है रिलेशन क्या आ जाएगा कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT, ये हमारा रिलेशन है। तो यही रिलेशन हम लोगों को जो है यहाँ पे एक्सप्रेस करना था, डिराइव करना था। तो ये हमने लिखा है कि दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। देखिए ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, आप आसानी से इस चीज़ को कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत आपको स्टेप याद रखना है, स्टेप याद रख लोगे तो फिर दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछा गया है कि विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज़ हायर डाइपोल मोमेंट एंड वाई। यहाँ पे बोला है कि किसमें जो NH3 और NF3 में हायर डाइपोल मोमेंट होगा और क्यों होगा। ठीक है, होगा भी और क्यों होगा ये चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि नाइट्रोजन एटम इज़ द सेंट्रल एटम ऑफ NF3 एंड NH3। अगर हम लोग NH3 की बात करें या फिर NF3 की बात करें तो ये तो हमारा साइड एटम्स यहाँ पे आ रहा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे हमारा जो मेन सेंट्रल एटम जो है दोनों में आ रहा है। ये चीज़ तो आपको देख के पता चल ही रहा है। द सेंट्रल एटम इज़ हैविंग 1 लोन पेयर एंड इज़ हैविंग 3 बॉन्ड पेयर्स। अगर NF3 की भी बात करें तो इसमें भी कुछ इस तरीके से आपका जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें भी एक लोन पेयर आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। NH3 की भी बात करें तो इसमें भी आपको जो है कुछ इस तरीके से एक लोन पेयर आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर देखने को मिल रहा है। ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं। फिर कहता है जिसके कारण यहाँ पे दोनों के पास जो शेप होगा वो पिरामिडल होगा। दोनों एक ही जैसा देखने को मिल रहा है, पिरामिडल होगा। लेकिन अब आगे बात अगर करें तो फ्लोरीन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। ये तो आपको पता है। अगर देखें तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है FON, आप लोगों को याद रखना, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका चीज़ चलता है ना। तो वही चीज़ है कि फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, इसलिए NF3 शुड हैव हायर डाइपोल मोमेंट देन NH3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण, क्योंकि वहाँ पे पोलरिटी डेवलप होता है। जब भी हम लोग डाइपोल मोमेंट क्या होता है वहाँ पे हमारा जो बॉन्ड के बीच पोलरिटी को ही दिखाता है ना। तो जिसके कारण आपका जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो अपने तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन को, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन तो अपने तरफ खींचेगा ही। और जब भी कोई दो यहाँ पे जो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमारा N और F यहाँ पे अगर बॉन्ड है तो जिसमें यहाँ पे F जो है वो H से तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, N से जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब हमारा डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चलता है यहाँ पे, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया था। तो जिसके कारण यहाँ पे जो है NH3 के पास आपका जो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस चीज़ को वैल्यू से भी याद रखें। देखिए जब इसका कैलकुलेटेड वैल्यू जब देखा गया तो उसमें NH3 का वैल्यू जो आ रहा था वो 1.46 dy आ रहा था। dy आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है, और जो डाइपोल मोमेंट NF3 का था वो 0.24 dy आ रहा था। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल से भी जब देखा गया तो ये चीज़ देखने को मिला। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का भी बात किया जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ्लोरीन का है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होने के कारण भी यहाँ पे NF3 क्या हो गया, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट हो गया। तो आप इस तरीके से अगर लिख लेते हो तो आपका आसानी से काम हो जाएगा। और भी यहाँ पे बात करें, बोथ द NH बॉन्ड आर इन सेम डायरेक्शन, इट एड्स द बॉन्ड मोमेंट ऑफ लोन पेयर, वाइल NF बॉन्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे पार्टली कट द बॉन्ड मोमेंट ऑफ द लोन पेयर, दस डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 हायर देन NF3। ये बात का मतलब यहाँ पे इस फिगर से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे आपका जो है इधर से NH बॉन्ड है, तो ये क्या कर रहा है, इधर से आपका जो है
पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि बहुत ही डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कम दिखा रहा है, लेकिन इसमें जो है अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है कट कर रहा है। तो यहाँ पे NF3 में जो आपका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। यही चीज़ बोला गया कि NH बॉन्ड आर सेम इन डायरेक्शन, इट एड्स द बॉन्ड मोमेंट ऑफ द लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर का जो बॉन्ड मोमेंट था उसको यहाँ पे ऐड किया, वाइल NF जो बॉन्ड था अपोजिट डायरेक्शन। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में यहाँ पे सब जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप देख लीजिए, इसका इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, डायरेक्शन यहाँ पे सारा चीज़ दिखाया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला है कि NF बॉन्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि पार्टली कट कर रहा है बॉन्ड मोमेंट के लोन पेयर में। ठीक है, कुछ इस तरीके से बस यही काम था यहाँ पे। मेन तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आ गया, और इसको आप लोग देख सकते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी जब निकाला गया था तो NH3 का 1.46 dBi आया था और NF3 का 0.24 यहाँ पे आया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया कि डाइपोल मोमेंट जो है NF3 शुड हायर डाइपोल मोमेंट देन NH3, ये चीज़ यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जब देखें तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, और किसी भी तरीके का अगर डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। कहीं भी किसी तरीके का अगर मिस्टेक भी हुआ हो तो आप लोग कमेंट में राय दे सकते हो कि कहाँ पे क्या है, तो उस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से उसको करने की। ठीक है, क्योंकि यार आप लोग बताओगे तभी तो यहाँ पर कुछ पता चलेगा, है ना। तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो उसी के आधार पे यहाँ पे जो बोला है कि आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को मतलब आधार उसको मानते हुए एसिड और बेस का यहाँ पे डेफिनेशन आप लोगों को बताना है। सीधा सीधी वही बात है कि आर्हेनियस जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार जो एसिड और बेस का जो आपका डेफिनेशन था वही चीज़ यहाँ पे आपको जो है बताना है। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार क्या था कि एसिड का जो डेफिनेशन था कि द सबस्टांस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन H+ आयन। ठीक है, मतलब यही चीज़ बोला गया था कि कोई भी सबस्टांस जो जिसको हम लोग डिसोसिएट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो वह क्या करता है, हाइड्रोजन आयन जो है H+ आयन को देता है, और उसी वही चीज़ हमारा एसिड कहलाता है। ये चीज़ हमारा किसने बताया था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात की जाए, HCl हो गया, HNO3 हो गया। HCl को अगर पानी में डिजोल्व करते हैं तो आसानी से देख सकते हैं H+ और प्लस Cl- यहाँ पे बन रहा है, तो जिसके कारण ये चीज़ हमारा एसिड हो जाएगा, किसके अनुसार, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बेस का बात किया जाए, आर्हेनियस जो डेफिनेशन है तो उसके अनुसार यहाँ पे है कि द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइल आयन, मतलब OH- आयन कॉल्ड एज बेस। सीधा सीधी बात है, कोई भी अगर एक्वस सॉल्यूशन में अगर जो सब्सटेंस है वो डिसोसिएट होकर अगर हाइड्रोजन आयन देता तो वो तो हमारा एसिड कहलाता है, लेकिन अगर यहाँ पे OH- अगर देता तो वो हमारा बेस कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, NaOH, NH4OH, अगर NaOH को हम लोग करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Na प्लस OH- कुछ इस तरीके से देगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे जो है आर्हेनियस का डेफिनेशन था एसिड और बेस के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हायर क्लासेस के लिए भी हो जाता है, तो अभी से ही आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ज़्यादा कुछ बात है ही नहीं यहाँ पे। H+ आयन जो अगर देगा एक्वस सॉल्यूशन में सबस्टांस, उसको एसिड बोल देंगे। OH- जो सबस्टांस एक्वस सॉल्यूशन में देगा जब डिसोसिएट हो जाएगा तो वही हमारा हो जाता है बेस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो यार एक लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और हमें सपोर्ट कर सकते हो। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, अगला जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि PbX2 इज़ मोर एसिडिक देन PbX4। जो PbX2 हमारा है वह ज़्यादा एसिडिक है PbX4 से, तो एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने सारा चीज़। आपने इनर पेयर इफेक्ट का नाम सुना होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लगने वाला है कि इन PbX2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट Pb का होता है वो +2 होता है। आप जब निकाल लीजिएगा इस चीज़ को देखिएगा +2 वहाँ पे आएगा। एंड PbX4 ऑक्सीडेशन स्टेट Pb = +4। जब PbX2 की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा Pb में जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर आता है, तो आपका +2 आता है। वहीं पे PbX4 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका +4 आता है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वही जो मैंने बताया कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 इज़ मोर स्टेबल देन +4 ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा कि Pb1 में तो हमारा +2 आया और एक में हमारा +4 आया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने के कारण जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है +4 से, और इसी कारण से यहाँ पे जो है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट जो D एंड F इलेक्ट्रॉन का होता है रेजिस्ट करता है NS इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में जो NS का इलेक्ट्रॉन होता है, आपको ये बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट में आ रहा है तो NS यहाँ पे NSP कुछ इस तरीके से, तो NS2 का क्या होता है बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करने लगता है उसका इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है +2 का जो है ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाता है। इसके कारण यहाँ पे जो PbX2 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है PbX4 से, ठीक है। सीधा सीधे आपको नहीं भी कुछ आता है तो यहाँ पे इस चीज़ का आप सीधा सीधे अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट भी लिख लेते हो तो आपको मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप लिखते हो अच्छे तरीके से तो आपको फुल मार्क्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को इतना नहीं भी याद रहता है तो अगर वो इस चीज़ में अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट का थोड़ा भी बहुत अगर हम यहाँ पे बात कर देंगे तो आपको आसानी से जो है इसका क्वेश्चन को कुछ ना कुछ जो है आपको मार्क्स जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपको इतना अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पे PbX2 ज़्यादा एसिडिक होता है PbX4 से। अगला यहाँ पे देख सकते हैं इसमें है कि कार्बन सोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यहाँ पे देख सकते हैं बट लेड डज नॉट, बोला है कि कार्बन जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है लेकिन लेड नहीं करता, ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका अगर आंसर हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि साइज ऑफ कार्बन एटम इज़ वेरी स्मॉल, जैसा कि आपको पता है कार्बन का जो बहुत स्मॉल होता है, एज ए रिजल्ट कार्बन बॉन्ड इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो कार्बन एटम का जो है स्मॉल साइज होने के कारण जो कार्बन बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि लेड आपका जो है कार्बन के नीचे यहाँ पे आता है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी कुछ इस तरीके, और यहाँ पे कुछ इस तरीके Pb आ जाता है, कुछ इस तरीके कैसे गीत सुनाऊँ प्यारे करके इस चीज़ को हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन का जो यहाँ पे कार्बन एटम का जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसके कारण यहाँ पे कार्बन बॉन्ड जो है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दस एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी लिंक टू ईच अदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, जिसके कारण क्या होता है स्ट्रॉन्ग होने के कारण कोई भी जो यहाँ पे जितना भी नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लोग बोल सकते हैं वो लिंक कर जाता है एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। देयरफॉर कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जिसके कारण ही जो है यहाँ पे कार्बन जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। वहीं पे जो जब हम लोग मूव करते हैं डाउन द ग्रुप 14, तो देखिए यही ग्रुप 14 यहाँ पे था जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टीन, लेड, इस तरीके से यहाँ पे आपका आ जाता है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रुप 14 में जब हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कार्बन जो, इसको आपको थोड़ा विजुअलाइज करें तो कार्बन जो आपका है वो इतना बड़ा में था, वहीं पे सिलिकॉन थोड़ा इससे बड़ा हो गया, यहीं पे जर्मेनियम थोड़ा और बड़ा हो गया, यहाँ पे जो टीन है और बड़ा, जो आपका लेड है और भी बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है साइज जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, साइज इंक्रीज कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से एटॉमिक साइज इंक्रीजेज तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड का वो डिक्रीज करता है, जिसके कारण टेंडेंसी जो है कैटेनाइट करने का वो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं वो क्या करता है डिक्रीज करता है, और इसी के कारण जो लेड जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि कार्बन जो है शो कर लेता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, उसका जो बॉन्ड होता है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारा कार्बन एटम जो है एक दूसरे के साथ लिंक कर लेता है कोवलेंट बॉन्ड से और कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। वहीं पे जो जब हम लोग मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दिया है 14, कोई भी ग्रुप हम लोग बोले तो यहाँ पे 14 का बात किया गया, तो 14 में हम लोग जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज यहाँ पे इंक्रीज करता है, जिसके कारण स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीज करता है और टेंडेंसी कैटेनेशन का डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करता है। उसी के कारण यहाँ पे लेड जो है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे इसका जो है अच्छे तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर लिखोगे तो आपका एग्जामिनेशन में एक भी मार्क कटेगा नहीं, ठीक है। तो यही बात था कि कार्बन कैटेनेशन शो कर लेता है लेकिन लेड जो है वो कैटेनेशन शो नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछा गया कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब वही जो आपका ग्रीस बोल सकते हैं, ऑयल बोल सकते हैं, जो गाड़ी वगैरह में आप जो है ऑयल डाला जाता है ताकि फ्रीली काम कर सके, ठीक है, ग्रीस वगैरह यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ग्रेफाइट जो है यूज लुब्रिकेंट के जैसा क्यों होता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया, एक्सप्लेन करना है।
तो वही से बोला गया है कि ग्रेफाइट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। देख लीजिए ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर एक लेयर स्ट्रक्चर माने तो उसी के बाद यहाँ पे दूसरा लेयर है, उसी के बाद यहाँ पे तीसरा लेयर है। लेयर स्ट्रक्चर यहाँ पे इसी को देखने को मिले, इन विच डिफरेंट लेयर आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस। जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट लेयर यहाँ पे जो ये आपका दिखाई दे रहा है डॉटेड से, यहाँ पे जो है इसमें अट्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। वीक जो यहाँ पे वंडरवाल फोर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेस बिटवीन लेयर्स द लेयर कैन स्लीप ओवर वन अनदर। तो लेयर जो यहाँ पे जो है इसके पास वीक वंडरवाल होने के कारण ये जो लेयर होते हैं वो स्लीप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, वन अनदर के ऊपर, और यहाँ पे जिसके कारण ही इसको जो है लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये सारा आ जाता है आपका, तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर करना था। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 11। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। अंडरलाइन जो यहाँ पे असाइन किया गया है, जिस भी एलिमेंट के नीचे वहाँ पे अंडरलाइन किया गया उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में आने ही वाले हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे KMnO4 यहाँ पे दिया गया, जिसमें मैग्नीज का यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना था। तो जैसा कि आपको पता है पोटेशियम के जो है ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगा, और जिसको हम लोग जो है जिसका हमको निकालना है उसको हम लोग x मान लेंगे कुछ इस तरीके से, और ऑक्सीजन का होता है -2, और कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो इसलिए यहाँ पे इंटू कर देंगे 4 से, और ओवरऑल इसको हम लोग जो है 0 से इक्वेट करते हैं, इसको एक इक्वेशन के रूप में यहाँ पे हम लोग बना लिए। अब क्या है +1 + x, और यहाँ पे इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें तो -8 यहाँ पे ओवरऑल कर दिया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब इसका कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो x का वैल्यू जो है +7 यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये KMnO4 का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे H2SO7 का बात किया गया था, जिसमें सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ दिया है, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीडेशन हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और जिसका हमको कैलकुलेट करना है उसको हम लोग ने x माना, और सल्फर यहाँ पे 2 है तो 2x, और प्लस में यहाँ पे कुछ इस तरीके से -2 × 7 कर दें = 0। तो ओवरऑल जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिएगा तो x का वैल्यू मतलब जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपका है सल्फर वो +6 ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे बेसिकली स्टेट में शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका H2SO7। अगला जो यहाँ पे दिया गया वो H2O2 का दिया गया, तो H2O2 का नाम आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो H2O2 यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसका हम लोग देखें तो हाइड्रोजन का तो 1 होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है तो इसी तरीके से 1 + 2x। देखिए यहाँ पे अगर H2S2O7 का जिस तरीके से कैलकुलेट किया था उसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ पे मिल ही रहा है, यहाँ से यहाँ तक का देखने को मिल रहा है, बाकी उस चीज़ को यहाँ से हम लिक्विड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से उसको देखते हुए यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को करेंगे कि 1 × 2, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 1 × 2, ऑक्सीजन को हम लोगों को निकालना तो उसको x मानेंगे, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2x, और ओवरऑल यहाँ पे आपका x = हो जाएगा -1। मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे अगर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना था। ये क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हम लोगों का हो गया। तो बहुत ही जल्द इस चीज़ का अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बोला है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। बोला कि कोई भी कंपाउंड के लिए जो उसका एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखना था, ठीक है। तो वही चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ये चीज़ तो आपने पढ़ा होगा हकल रूल के बारे में। तो कहता है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक, ठीक है। किसी भी सिस्टम को नेसेसरी कंडीशन, जब एरोमेटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन जो है उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपका प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड रिंग सिस्टम होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कंजुगेशन होना चाहिए। मतलब बेसिकली कुछ इस तरीके से अगर रहे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका कुछ इस तरीके से रहे तो यहाँ पे कंजुगेशन इधर चल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस टाइप का यहाँ पे वर्क करना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। मतलब जो देख सकते हो कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे ऐसे करके ऐसे है तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है तो एक डबल, मतलब अल्टरनेट पोजीशन में यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, फिर डबल, मतलब इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और बोला है वही चीज़ बोला है कि कंजुगेशन रिंग सिस्टम विथ डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पे n क्या होता है, n इज इंटीजर होता है, 0 1 2 करके इस तरीके से
हो जाएगा, और इसी को हम लोग हक्कल रूल कहते हैं। ठीक, मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए सबसे पहले तो साइक्लिक बोल सकते हैं, प्लेनर बोल सकते हैं, कंजुगेटेड वहाँ पे होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता हो, जिसको यहाँ पे हम लोग जो ओवरऑल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हक्कल रूल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ पे अगर आप लोगों को समझाएं, और ये बेसिकली मैंने एग्जांपल यहाँ पे जितना भी दिया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके हायर क्लासेस में भी, बेसिकली हायर एग्जामिनेशन में भी ये जो एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं। जैसे कि अगर बात की जाए नीट की बात की जाए, मेंस की बात की जाए, बहुत सारे जो एग्जामिनेशन है उसमें भी पूछा गया। तो एग्जांपल में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये तो हमारा साइक्लिक कंपाउंड तो देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, साइक्लिक के साथ प्लेनर या कंजुगेशन की बात की है तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे देख सकते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंजुगेशन में चल रहा है। तो और यहाँ पे अगर 4n+2 पाई की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4, 2 6, 2 8 और 10, टोटल मिला के 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो इसके कारण यहाँ पे ये आपका क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन 2 to 4, 2 to 4 to 6, 2 to 4 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी आपका जो एरोमेटिक का यहाँ पे एग्जाम्पल भी साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया। ठीक है, तो ये था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया कि डिफाइन द टर्म हाइब्रिडाइजेशन, राइट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन इथेन। तो इथेन का यहाँ पे क्या होता है, C2H6 होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको अलग कलर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसमें 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वैलेंस सेल का, ये चीज़ याद रखना, वैलेंस सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम मिक्स अप टू फॉर्म द सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, जो कि सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल बनाता है जिसका एनर्जी जो है इक्वल होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे जो है कार्बन की बात की है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो जिसके कारण यहाँ पे 1s2 2s2 2p2 होता है। तो जिसमें यहाँ पे p का 3 ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें एक आपका px हो गया, एक py हो गया, pz हो गया। तो जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है px में प्रेजेंट है, py में प्रेजेंट है, लेकिन pz में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो वैकेंट है। तो यहाँ पे ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट का बात होगी। लेकिन जब हम लोग एक्साइटेड, जब भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट करते हैं, बेसिकली ऑर्बिटल जिसमें जो है नहीं रहता है उसमें जाके इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है। जैसे कि इस ऑर्बिटल में यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इसमें जो देखिए जब भी यहाँ पे ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल आपका बेसिकली वैलेंस ऑर्बिटल कह सकते हैं, तो वो चीज़ आपका वैलेंस सेल यही है। ठीक है, जैसे कि 2,4 होता था ना, तो 4 यहाँ पे ये चीज़ है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें हम लोगों को कोई भी बात यहाँ पे नहीं करना होता है, हमेशा इसका जो है वैलेंस में बात करना होता है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट, कार्बन का जो नॉर्मल स्टेट है जिसमें 1s2 2s2 2p2 था, वही चीज़ था। जब इसका एक्साइटेशन किया जाए तो इसके एक्साइटेशन के बाद यहाँ पे हम लोग इसमें स्टार भी दे सकते हैं, सुपर स्टार, जो कि एक्साइटेशन को इंडिकेट करता है। सो एक्साइटेशन के बाद क्या हो जाता है, हम लोग जैसा कि 1s का यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे जाके एक्साइट कर जाता है, जिसके बाद आपका जो है कुछ इस तरीके से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाता है। मतलब क्या हो रहा है, ये जो है हाइब्रिडाइज हो जाते हैं अपने आसपास में, मतलब एक दूसरे के साथ, जिसमें क्या हो रहा है, s का 1 इलेक्ट्रॉन और p का 3 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण यहाँ पे इसका जो sp3 हो जाएगा। और ऐसा एक कार्बन नहीं है, बल्कि यहाँ पे 2 कार्बन है, तो दोनों यहाँ पे जो है sp3 हाइब्रिडाइज में है। देखिए sp3 हाइब्रिडाइज को हम लोग जैसे कि यहाँ पे C2 कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर ये चीज़ बना है, तो इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इस तरीके से भी हम लोग सिग्मा बॉन्ड से भी उसको कैलकुलेट करते हैं। जितना सिग्मा बॉन्ड होता है उस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड 2 3 4, तो 4 के लिए हम लोग क्या करते हैं, sp3 लिखते हैं, मतलब 3 और प्लस इसका 1, टोटल मिला के 4। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसका ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 आपका जो है यहाँ पे था, तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। दोनों के मतलब यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कार्बन का sp3 हो जाएगा, किस में, इथेन में। ये आपका इथेन मॉलिक्यूल है C2H6। ठीक है, इथेन यहाँ पे लिख दिया गया। तो इस तरीके से आपको जो है इसका आंसर लिखना था। मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ भी कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, क्योंकि यहाँ पे देखिए यार क्या है, कार्बन के पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल आ गए, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और एक तो आपका जो लोन पेयर है कार्बन के साथ पास जो है वो इसके साथ यहाँ पे करेगा, और ये इधर से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, और इधर हाइड्रोजन अपने एक देगा, इसका वाला इधर से लेगा, इधर जो 3 ऑर्बिटल है
तो इस तरीके से, तो ऐसा तो यहाँ पे एक के लिए दिखाएं, लेकिन यहाँ पे कितना है, दो कार्बन प्रेजेंट है, तो इसलिए दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगा, मतलब यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन। यहाँ जो कंपाउंड दिए गए हैं उसको आपको किस में चेंज करना है, बेंजीन में चेंज करना। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप लोग जो भी एनसीईआरटी अगर पढ़े होंगे तो वे आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे बोला है इथाइन से हमको जो है बेंजीन बनाना है। तो इसका जो रिएक्शन यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये आपका इथाइन था, इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ किया गया, 873 केल्विन है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने आप को जो है एरोमेटाइज कर लिया है। तो इसका अगर आपको मैकेनिज्म करके अगर दिखाएं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, अगर इस तरीके से यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, और कुछ इस तरीके से आपका जो है बन जाता है, क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से यह स्टेप था। अगर आपको इथाइन से अगर बेंजीन बनाने बोले तो सीधा सीधा याद रखना, इथाइन का 3 मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे करता, तभी वहाँ पे जो है एरोमेटाइज करता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन यहाँ पे जो है उसमें देख सकते हैं हेक्सेन से आपको जो है बेंजीन का जो है यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। तो हेक्सेन से हम लोग बेंजीन किस तरीके से, इसको बेसिकली हम लोग नॉर्मल हेक्सेन भी कर सकते हैं, एन हेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्सेन का कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे जितना भी है सारा का सारा आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में भी आपको जो है हेक्सेन से डायरेक्ट बेंजीन बनाने का आपको जो है विधि देखने को मिल जाएगा, उसका मेथड मिल जाएगा। तो इसमें क्या किया गया कि CrO3 हो गया और V2O5 और MO2O3, उसको जो है 773 केल्विन टेम्परेचर के साथ 10 से 20 ATM प्रेशर के साथ किया गया रिएक्शन। तो कुछ इस तरीके से बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। बस यही चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो मतलब हेक्सेन से अगर आपको बेंजीन बनाने बोले तो बस यही कंडीशन रिएक्शन का आपको याद रखना है। टेम्परेचर देख लेना है, 773 केल्विन कर देना है। प्रेशर की बात की जाए तो 10 से 20 ATM कर जाना है, और रिएजेंट आपका ये चीज़ करेंगे तो आपका हेक्सेन से आपका जो है बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फिनॉल से बेंजीन इसमें बोला गया। तो फिनॉल से बेंजीन आपको क्लास 12th में भी जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो अभी से इसका प्रिपरेशन आप लोग याद रख सकते हो। तो फिनॉल को जब हम लोग जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली क्या करता है, बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब इसमें ज़्यादा सोचने की बात है नहीं, ये तो प्रॉपर आपका जो है कोई रिएक्शन लैब में होने वाला, तो इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से फिनॉल से डायरेक्टली हमारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर तो हो गया। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे अगर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे अगर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, तो यहाँ पे पूछा गया है कि डिफाइन एलोट्रोपी। एलोट्रोपी को डिफाइन करना है। राइट 2 इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड डिफ्रेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो है एलोट्रोपी को सबसे पहले डिफाइन करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स जो है 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला है। बेसिकली 3 तो होता है, आपको पता है कौन कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिस्टर फ्लोरीन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 ही इंपॉर्टेंट पूछा, तो हम लोग कोई भी 2 को लिख देंगे, और डिफ्रेंशिएट करने बोला उसका स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम लोग एलोट्रोपी क्या होता है। तो एलोट्रोपी को डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। कोई भी एलिमेंट है उसका जो एग्जिस्ट करता है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है, जिसके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है लेकिन डिफरेंट उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, तो उसी को हम लोग एलोट्रोपी कहते हैं। मतलब कोई भी जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा अगर एक से ज़्यादा फॉर्म में, मतलब एलिमेंट तो सेम है लेकिन उसका फॉर्मेशन बेसिकली बोल सकते हैं, फॉर्म उसका रूप जो है एक से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग जो है वहाँ पे क्या बोलेंगे, एलोट्रोपी बोलेंगे, क्योंकि उसके पास जो है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सेम हो जाता है और डिफरेंट होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो वही चीज़ है कि द वेरियस फॉर्म ऑफ द एन एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स, और वही जो वेरियस फॉर्म जो होता है एलिमेंट का उसी को हम एलोट्रोप्स कहते हैं। तो एलोट्रोपी आपका यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। अब यहाँ पे जो 2 एलोट्रोप्स है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम लोग बेसिकली है तो 3 यहाँ पे, लेकिन 2 पूछा तो हम लोग 2 को यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वही चीज़ बोला गया कि 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर डायमंड एंड ग्रेफाइट।
दो एलोट्रोप्स जो कार्बन का है वो क्या क्या है, डायमंड है और ग्रेफाइट है। सम कॉमन डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एज, और कुछ जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है डायमंड और ग्रेफाइट में वो कुछ इस तरीके से है जो कि यहाँ पे नीचे दिखाया जा रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो बोला है कि इट हैज़ अ क्रिस्टलाइन लेटिस। तो क्रिस्टलाइन लेटिस के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में यहाँ पे आप लोग जो है क्लास 12 में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैं अच्छे तरीके से उस चीज़ को पढ़ाऊँगा, और मैंने ऑलरेडी जो है सॉलिड स्टेट का चैप्टर जो है कम्प्लीटली मैंने क्लास 12 का कंप्लीट करके रखा है अपने चैनल पे, तो आप लोग इस चीज़ को जाके देख भी सकते हो। ठीक है, जब आप लोग क्लास 12 में जाइएगा तब, अभी नहीं देखना है। तो कुछ इस तरीके से इट हैज़ अ क्रिस्टलाइन लेटिस इन डायमंड, each carbon atom undergoes sp3 hybridization and linked to 4 other carbon atom by using hybridized orbital in tetrahedral fashion। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि डायमंड जो होता है क्रिस्टलाइन लेटिस होता है, और डायमंड के पास जो प्रत्येक कार्बन होता है वो क्या करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे शो करता है, और लिंक होता है 4 अदर कार्बन से जो कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज होता है, और वहाँ पे टेट्राहेड्रल फैशन से देखने को मिलता है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे, फिगर नीचे पे दिखाएंगे। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर, और यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो आपका 154 मतलब 154 पिकोमीटर होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, तो कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से देख लीजिए, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं भी आप देखिए, मान लीजिए एक कार्बन को मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तो एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये आपको कहाँ देखने को मिला, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में देखने को मिला। तो यही चीज़ यहाँ पे था, ठीक है, यही था। और यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन कार्बन जो ये जितना भी यहाँ पे ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा क्या है, कार्बन कार्बन है। तो ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो आपका है 1, बेसिकली इसका बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल नहीं है, 154 पिकोमीटर होता है। ठीक है, यही चीज़ आपको समझाना था। देख लीजिए टेट्राहेड्रल फैशन में आप कहीं भी ले लीजिए, आप मान लीजिए इस चीज़ को अगर लेते हो यहाँ से यहाँ, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर देख, कहीं भी आप ले लीजिएगा सारा का सारा अरेंजमेंट देखने को सेम यहाँ पे मिलेगा। और वही रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पे क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट या फिर क्रिस्टलाइन लेटिस या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इस चीज़ को आपको जो अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्लास 12 में, जिसमें हम लोग सेपरेट चैप्टर में पढ़ने वाले सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ये डायमंड का यहाँ पे बात हो गया। यहीं पे अब हम लोग ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं, तो ग्रेफाइट के लिए यहाँ पे कुछ बात लिखा गया, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पे मैं जूम कर ले रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से दिख जाए। तो यहाँ पे कि ग्रेफाइट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक लेयर में अगर एक जैसा हुआ, मान लीजिए एक लेयर ये चीज़ हो गया, उसके नीचे का लेयर हो गया, इसके नीचे, मतलब सारा का सारा लेयर आपका एक समान देखने को मिलेगा। विच आर हेल्ड बाय वंडरवाल फोर्सेज, जो कि वंडरवाल फोर्सेज के द्वारा वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स इज 340 पिकोमीटर। दो डिस्टेंस जो होता है लेयर के बीच, दो लेयर के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 340 पिकोमीटर होता है। और ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम। प्रत्येक जो रिंग होता है वो कंपोज होता है प्लेनर हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम का। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर देखें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाया गया है। यहाँ पे इसको आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से, देख लीजिए यहाँ पे जो इस तरीके से, यहाँ इसको यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। देख लीजिए ये आपका क्या एक हेक्सागोन की तरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन का सारा एंगल कितना होता है इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया है कि ईच लेयर जो कंपोज होता है प्लेनर हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम से। और यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है लेयर के बीच में, लेयर के अंदर बोल सकते हैं इस चीज़ को, वो 141.5 पिकोमीटर होता है। ईच कार्बन एटम इन हेक्सागोनल रिंग अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ सारा जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से होता है जुड़ा हुआ। एंड मैक्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स विथ 3 नाइबरिंग कार्बन एटम्स। और यहाँ पे जो है 3 जो सिग्मा बॉन्ड है वो बनाता है नाइबरिंग कार्बन एटम से, और 4 यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है फॉर्म करता है पाई बॉन्ड। तो देख सकते हैं इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ये आपका कुछ इस तरीके से कार्बन एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका वंडरवाल फोर्सेस जो है यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ से इसका जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है वो 141.5 पिकोमीटर है, बेसिकली 0.14 नैनोमीटर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये सारा का सारा आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो सारा बात मैंने लिख भी दिया है। और इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये 2 लेयर के बीच का जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है वो आपका 340 पिकोमीटर है, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे हमारा हो गया डायमंड की
बात। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायमंड ग्रेफाइट दोनों के बीच रिलेशन भी अपने मतलब डिफरेंस भी यहाँ पे देख लिए, एलोट्रोपी क्या होता है उसको भी हमने डिफाइन कर लिया, और एलोट्रोप्स भी यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया, जो कि डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप्स होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। थोड़ा आपको कुछ साउंड बैकग्राउंड का आ रहा है तो उसके लिए सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन की बात की है तो यूजिंग VSEPR थ्योरी डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। VSEPR थ्योरी का जो है यूज करके आपको कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया, उसका शेप आपको बताना है। तो आपने VSEPR थ्योरी पढ़ा होगा तो आपने एक चार्ट पढ़ा होगा जिसमें सभी टाइप का जो है वहाँ पे आपने डिस्कस किया होगा मॉलिक्यूल और उसका शेप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इसको पूरे डिटेल में तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सभी के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे बात लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आपने पढ़ा है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो BeCl2 है, तो यह जो होता है वो किस टाइप का मॉलिक्यूल होता है? Ab2 टाइप का होता है। जब आपने VSEPR थ्योरी पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल पढ़ा होगा, जिसमें बॉन्ड पेयर जो होता है वो आपका 2 होता है, लोन पेयर 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं BeCl2 में एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, तो 2 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है। इसको हमने अच्छे तरीके से 3D में भी दिखाने की कोशिश किया है, कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल से आपको समझ में आ रहा होगा। शेप की बात की जाए तो शेप इसका जो है लीनियर आपका हो जाता है। ठीक है, लीनियर शेप यहाँ पे हो जाता है। तो BeCl2 के बारे में यही बात था। बॉन्ड पेयर की बात की जाए BeCl2 में तो 2 होता है, लोन पेयर 0 होता है, शेप आपका लीनियर हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है BeCl3। तो BeCl3 के बारे में अगर बात किया जाए तो यह जो है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल किस टाइप का है? AB3 टाइप का है, जिसमें AB3 टाइप में क्या होता है? बॉन्ड पेयर 3 होता है, लोन पेयर 0 होता है, तब इसका शेप जो है ट्रायगोनल प्लेनर होता है। और इसी जो BeCl3 है उसका जो है बॉन्ड पेयर 3 होता है, लोन पेयर 0 होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, इसका ऑर्बिटल से कुछ इस तरीके से दिखाया गया। तो यहाँ पे जो BeCl2 के बीच का बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री यहाँ पे होता है। ठीक है, इसका शेप की बात की जाए तो ट्रायगोनल प्लेनर हो गया। तो यही से आपका शेप पूछा गया तो आपको आसानी से इसे लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं C नंबर जो है SiCl4 के बारे में बोला है। तो इसमें टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो यह भी होता है AB3 टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका कंडीशन है कि बॉन्ड पेयर इसमें 4 हो जाता है, लोन पेयर 0 हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, कुछ इस तरीके से। और शेप आपका इसका कैसा देखने को मिला? CH4 की तरह ही देखने को मिला, तो टेट्राहेड्रल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 3D में आपको कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है। ये आपका सिलिकॉन का है, ये आपका कार्बन Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। ठीक है, कुछ इस तरीके से यही था आपका SiCl4। तो इसका क्या हो गया? शेप टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है H2S है। तो H2S आपका जो है देखने से कैसा लग रहा है? H2O के जैसा देखने से आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आपका जो है AB4 टाइप का है। कैसा है? AB4 टाइप का। और इसमें कंडीशन क्या लग रहा है कि इसमें बॉन्ड पेयर 2 है और बेंड पेयर, लोन पेयर अगर 2 है तो यहाँ पे शेप इसका बेंट हो सकता है या फिर इसको V शेप कह सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इसको उल्टा V के रूप में अगर देखें तो इस तरीके से भी हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, H2O के जैसा ही सेम यहाँ पे H2O का भी बेंट और V शेप होता है। तो कुछ इस तरीके से, और 2 लोन पेयर यहाँ पे देख लीजिए आपको देखने को मिल रहा है। इसका यहाँ पे जो बॉल, यहाँ पे बॉल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ इस तरीके से था। अब यहाँ पे जो है इसका तो हम लोग देख लिया, शेप आपका बेंट और V शेप का है। ठीक है, SF6 की अगर यहाँ पे बात की जाए तो SF6 जो आपका मॉलिक्यूल है वो AB6 टाइप का है। देखने से ही पता चल रहा है, ऐसे को A मान लें, F को अगर B मान लें तो AB6 टाइप का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें बॉन्ड पेयर 6 होता है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और एक 6। बॉल एंड स्टिक मॉडल में आपको इस चीज़ को देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें यहाँ पे कार्बन कितना से टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। और जब 6 कार्बन 6 तरफ से अगर कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी चीज़ जो है ये अगर 6 तरफ से अगर टच करता है तो उसका यहाँ पे जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोल सकते हैं, देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो जिसके कारण इसका शेप जो है ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तो SF6 का जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से VSEPR थ्योरी के आधार पर जो यहाँ पे आपको मेनली जो आपको जो है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और उसके जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच रिलेशन है, वही आपको जो है शेप के बारे में अच्छे तरीके से बताएगा। ठीक है, तो ये भी बात हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोला गया है, और ये यहाँ भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये सारा का सारा आपका 5 मार्क्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सेक्शन C होगा, देख लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर देखें तो आप लोगों को दिखाते हैं, सेक्शन C की बात यहाँ पे चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे
1 मिनट आप लोगों को दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे लिखना ही भूल गया सेक्शन सी, कोई बात नहीं, आपने ऊपर में देखा ही होगा, तो वहाँ से आपको जो है सेक्शन सी ये चल रहा है, ठीक है। तो सेक्शन सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं? डिराइव द एक्सप्रेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। Cp माइनस Cv इक्वल टू आर यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी सबसे पहले क्या होता है, कहता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होता है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज इट्स हीट कैपेसिटी। मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कि सबस्टेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस जो है क्या करे, इंक्रीज कर दे, तो वही आपका हीट कैपेसिटी होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी बेसिकली होता है, यहाँ पे डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यह क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइए। और C इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इस चीज़ को Q बाय डेल्टा टी, ठीक है। हीट एनर्जी यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है और हीट यहाँ पे बेसिकली Q आपका क्या है, हीट है, और डेल्टा टी यहाँ पे चेंज हो रहा है जो टेम्परेचर में 1 डिग्री केल्विन वहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन चेंज हो रहा है जितने अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायर्ड होने के बाद, ठीक है। यूनिट की बात की जाए तो हीट बेसिकली लगभग हीट का क्या होता है, जूल होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, इसके कारण इसका क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। मतलब कुछ इस तरीके से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है हीट कैपेसिटी का क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन बोला है कि एक्सप्रेस करना है यहाँ पे डेरिवेशन आपका Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हम लोग जो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है Cp और Cv के बीच अगर कैलकुलेट करें तो सबसे पहले एक यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ लिख दिया गया, आप स्टेप याद रखते हैं तो आसानी से जो है इसका डिराइव कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम इंथैल्पी, इंथैल्पी से अगर हम लोग देखते हैं कि H इक्वल टू होता है U प्लस PV, ठीक है। और हम लोग ऐसा भी जानते हैं कि 1 मोल आइडियल गैस के लिए अगर बात किया तो जैसा कि हमारा nRT जो होता है PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन 1 मोल के लिए बात करें तो N इक्वल टू जब 1 हो जाता है तो PV इक्वल टू क्या हो जाता है, RT हो जाता है, जिसके कारण PV इक्वल टू RT हो गया। तो ये हमारे इक्वेशन 1, ये हमारे इक्वेशन 2। अब क्या किए हैं कि इक्वेशन 2 का जो है वैल्यू उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, मतलब PV इक्वल टू यहाँ पे RT आया तो RT जो है PV के जगह पे यहाँ पे हम लोग रख दिए, तो H इक्वल टू हो गया U प्लस RT, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि इक्वेशन 3 कैन ऑल्सो बी रिटेन एज इन डिफरेंशियल फॉर्म एज, इक्वेशन 3 को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U और डेल्टा T इक्वेशन 4 इसको हम लोगों ने मान लिया। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, बाकी यहाँ पे सारा स्टेप तो लिखा ही गया, आप आसानी से इस चीज़ को पढ़ के समझ भी सकते हो। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन 4 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं डेल्टा T से, ताकि हम लोग कुछ यहाँ पे वैल्यू मिले। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 4 जो था क्या था, इसको हम देखते हुए चलते हैं। डेल्टा H था तो डेल्टा H को डेल्टा T से डिवाइड कर दिए। डेल्टा U था बेसिकली यहाँ पे डेल्टा U हो जाएगा, डेल्टा U बाई डेल्टा T हो जाएगा, R डेल्टा T, इसको डेल्टा T से। तो यहाँ पे 2 कॉमन क्या मिला, डेल्टा T यहाँ भी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, और डेल्टा H बाई डेल्टा T, ठीक है। ये इसका वैल्यू जो होता है Cp होता है, अपने चैप्टर में पढ़ा होगा। डेल्टा U यहाँ पे बेसिकली होगा U बाई डेल्टा T, इसको C भी डेल्टा E भी बोल सकते हैं, डेल्टा U भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली NCERT में आपका जो डेल्टा U लेके चला है, ठीक है। तो Cb यहाँ पे हो जाएगा इसका, और इसको जब तो यहाँ पे तो R आ जाएगा। अब यहाँ पे Cp माइनस Cb, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा इक्वल टू R। तो यही हमारा ओवरऑल यहाँ पे यही हमको डिराइव करना था, ठीक है। वही लिख दिए कि दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखिए 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन को यहाँ पे मिक्स कर दिया गया, जिसमें से आपने हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वही सारा चीज़ यहाँ पे जो है आगे अटैच कर दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के मॉडल सेट का, ठीक है। तो जल्दी से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि व्हाट इज ली टेटलियर्स प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो एक यहाँ पे ली टेटलियर प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में पूछा है, और यहाँ पे बोला है कि इफेक्ट जो कंसंट्रेशन चेंज में है उसके इक्विलिब्रियम स्टेट में वो क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात किया जाए
तो ली चैटलियर्स की यहाँ पे बात की जाए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है। इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि व्हेन एन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज डिस्टर्ब बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन सो एज टू रिड्यूस और काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज। मतलब कहने का मतलब यही है कि जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब होता है किसी भी तरीके का चेंजेस होने के कारण, चाहे उसमें कंसंट्रेशन का चेंज हो, चाहे फिर प्रेशर का चेंज हो या फिर टेम्परेचर का चेंज हो, तो इस तरीके का जब चेंजेस होता है तो इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट कर जाता है उस डायरेक्शन में जो उसके इफेक्ट को चेंज कर रहा होता है, उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात कर जाए इफेक्ट कंसंट्रेशन चेंज का यहाँ पे बात किया गया है, तो वही है कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, तो यहाँ पे है कि कंसंट्रेशन अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन एज, जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को कुछ इस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे है कि द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है कहीं भी रिएक्टेंट के साथ तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर बढ़ेगा। वहीं पे अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कहीं भी अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का अगर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज करता है। सीधा सी बात है, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन है, अगर रिएक्टेंट का यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज करेंगे तो इधर तो ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही। वहीं पे अगर यहाँ पे बात की जाए अगर इसका यहाँ पे हम लोग इंक्रीज करें तो ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो कंसंट्रेशन में जब भी चेंज होगा तो यहाँ पे उसके जो है डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे करना था। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने मॉडल सेट 1 जो है कैलकुलेट कर लिया, मतलब बेसिकली सॉल्व कर लिया इस चीज़ को। तो इसमें यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा, रात भर इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया ताकि आप लोगों के लिए पीडीएफ अच्छे तरीके से जो है मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन कर सके और आप लोगों के बीच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो आई होप इस चीज़ को अच्छा लगा होगा। मेरे मेहनत के लिए भी आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो का एम मैंने 1000 लाइक्स रखा है, तो देखते हैं आप यहाँ पे इस चीज़ को कर पाते हो या नहीं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। और बहुत ही जल्द हम लोग सेट 2 की बात करते हैं, तो थोड़ा टाइम यहाँ पे एक दिन में लूँगा क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छे तरीके से और भी सारी बातें यहाँ पे होंगी ही। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को डाउनलोड करके रख लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन के टाइम में आप आसानी से जो है रिवाइज कर सको। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ यार शेयर जरूर कीजिए इस चीज़ को। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।